जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे ये फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व है, आधुनिक विश्व का निर्माण किया गया और उसके बाद यह जो फ्रांस है वह भयभीत हो गया। यह जीता तो था 1918 में यह युद्ध जीत लिया था, लेकिन फिर भी यह जर्मनी से भयभीत था, इसलिए वह सुरक्षा की खोज में भटक रहा था। सभी देशों से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा था। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा कहते हैं ना कि शेर यदि दहाड़े तब तो डर है ही, मगर जब वह खामोश रहे तो सबसे ज्यादा डर सताती है लोगों को। तो इसलिए जर्मनी हार कर भी उस युद्ध में इसे प्रतीत हो रहा था कि वह जीत गया, और यह जीत कर भी हार गया, ऐसा इसे प्रतीत हो रहा था। किसे? तो फ्रांस को। अब फ्रांस को यह लगा कि यदि जर्मनी को हमने जीता है, और सबसे ज्यादा इसी को नुकसान हुआ था, सबसे ज्यादा इसी की सेनाएं लड़ रही थी। असल में जर्मनी फ्रांस पे ही आक्रमण किया था, तो इसलिए फ्रांस को लग रहा था कि अभी हम तो युद्ध यह जीत चुके हैं, मगर भावी जो आक्रमण है, इसके बाद जर्मनी जो आक्रमण करेगा उससे हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि यह भी बोला जाता है ना कि सांप को पूंछ पे मारोगे तो वह आक्रमण जरूर करेगा। इसलिए सांप को कभी भी आप लोग देखोगे तो उसे सर पे वार किया जाता है। तो जर्मनी तो बच गया था। वर्साई की संधि में बहुत कुछ उस पर कठोर शर्तें लादी गई थी, उसे मारने का प्रयास किया गया था, मगर फिर भी वह बच गया था। इसलिए फ्रांस जो है वह यह भयभीत था कि जब जर्मनी आगे हम पे आक्रमण करेगा तो उसकी रक्षा के लिए, उससे रक्षा के लिए हमें कोई प्रयास करना चाहिए। इसलिए तीन प्रयास किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए? तो पहला, निशस्त्रीकरण के माध्यम से प्रयास किया गया कि न किसी देश में शस्त्र रहेगा, जर्मनी में न शस्त्र रहेगा, और निशस्त्रीकरण जर्मनी पे ही लागू हुआ था, क्योंकि सभी देश सेनाएं तो रख रहे थे, लेकिन जर्मनी को ऐसा करने से वंचित कर दिया गया था। वहां जो सेनाएं थी उसे एकदम कम कर दिया गया था। इसका केवल यही तात्पर्य था कि जर्मनी को सैन्य व्यवस्था से एकदम कमजोर कर दिया जाए, ताकि वह भविष्य में कभी न शक्तिशाली होगा न आक्रमण करेगा। तो यह निशस्त्रीकरण की व्यवस्था से फ्रांस को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि राष्ट्र संघ के प्रयासों से भी इसे सुरक्षा देने का प्रयास किया गया। किससे? तो राष्ट्र संघ की सुरक्षा से भी इसे सुरक्षा देने का प्रयास किया गया। और हम लोग पहला देखते हैं कि इसमें राष्ट्र संघ से बाहर, क्या जो राष्ट्र संघ है उससे बाहर भी सुरक्षा का प्रयास किया गया, विभिन्न देशों के साथ संधि करके। जैसे फ्रांस को अधिक सुरक्षा का भय था, इसलिए वह अन्य देशों के साथ, मित्र जो राष्ट्र थे उसमें जो अन्य देश थे जिन्हें यह भय लगता था कि जर्मनी हम पे आक्रमण करेगा, उन सभी से इसने क्या किया? तो एक संधि की, उसके तहत भी इसे सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। एक विद्वान कार हैं, कौन है भैया? कार। तो कार कहते हैं कि 1919 में जो पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ उसमें जर्मनी को लाचार तो किया गया, हर दृष्टि से उसे पंगु कर दिया गया, बेकार कर दिया गया, मगर उसके बाद भी फ्रांस को यह भय था कि जर्मनी हम पे आक्रमण करेगा। क्या करेगा? जर्मनी हम पे आक्रमण करेगा। इसलिए यह भयभीत था और यह जीत कर भी हारा प्रतीत हो रहा था। अब देखते हैं हम लोग, तो फ्रांस द्वारा भौतिक सुरक्षा की मांग, फ्रांस जो है वह भौतिक सुरक्षा की मांग कर रहा था, और इसमें जो राइन प्रदेश है, इस पे फ्रांस चाहता था कि यह नदी हमारा हो जाए और इस पे जो पुल बने हैं वह हमें दे दिया जाए, क्योंकि उसी पुल के माध्यम से जर्मन सेनाएं उस पे आक्रमण कर सकती थी। लेकिन जो ब्रिटेन और फ्रांस, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जैसे वुडरो विल्सन हो गए अमेरिका के प्रधानमंत्री, और लॉयड जॉर्ज हो गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो इन दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन फ्रांस की इन दोनों को अधिकांश शर्तें माननी पड़ी। क्या करनी पड़ी? तो फ्रांस को इसे अधिकांश शर्तें माननी पड़ी। वह शर्तें कौन कौन सी थी? तो राइन प्रदेश जो राइन प्रदेश है उस पे 15 वर्ष तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रखी जाएंगी, और
उसके बाद 15 वर्ष जब बीत जाता है तो उसके बाद इस राइन प्रदेश पे किसी देश की सेना नहीं रहेगी, वहां पे निशस्त्रीकरण लागू कर दिया जाएगा, वह स्वतंत्र रहेगा, उस पे किसी देश का कब्जा नहीं होगा, किसी देश पर उस पे सेनाएं नहीं रहेंगी। अब दूसरा किया गया कि वर्साय संधि के साथ ब्रिटेन तथा अमेरिका व फ्रांस यह चाहता था कि जो वर्साय की संधि हुई है उसके साथ साथ ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है वह इसे गारंटी दे, किसे, तो फ्रांस को, किस बात के लिए कि जर्मनी यदि कभी आक्रमण करता है फ्रांस पर तो यह दोनों ब्रिटेन और अमेरिका उसकी सहायता करें, किससे, सैनिक दृष्टि से फ्रांस की सहायता करें, यह चाहता था। लेकिन इसके साथ विश्वासघात क्या हुआ फ्रांस के साथ, यह दोनों जो वर्साय की संधि के तहत ब्रिटेन और फ्रांस मान चुके थे, लेकिन अमेरिका का जो सीनेट है उसने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया और उसका घोर निंदा किया। इसलिए वह जब वर्साय संधि की ही निंदा कर रहे हैं तो वह फ्रांस की सुरक्षा की गारंटी कहाँ देंगे, इस तरह उसकी गारंटी समाप्त हो गया और फ्रांस समझने लगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, विश्वासघात हुआ है। क्या हुआ है, तो विश्वासघात हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने फ्रांस ने जो अन्य देश थे जो वर्साय संधि की समर्थक में थे, समर्थन कर रहे थे, उनके साथ क्या किया, तो विभिन्न तरह से संधियां किया। क्या किया, विभिन्न प्रकार के संधि किया। क्या किया भैया, तो विभिन्न प्रकार के संधि किया और इन संधियों का एक जाल बनाया। जैसे मित्र राष्ट्र जो थे उनके साथ में क्या किया, अपनी सुरक्षा के दृष्टि को रखते हुए एक संधि जाल बनाया। क्या बनाया, समझौता का एक जाल बनाया जिसके अंदर वह रह करके जर्मनी से बचा जा सके। और ये नीति इसकी नई नहीं थी, यह जो नीति यह अपना रहा था इसकी तो विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य यही था कि हमें जर्मनी से किसी भी प्रकार से बचाया जाए। और यह नीति अपनाया कि जिस तरह से 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया को इसने उसके अड़ोस पड़ोस के जो मित्र थे, राष्ट्र थे, उन्हें अपना मित्र बनाकर इस पर नियंत्रण किया था। उसी नीति के तहत वह चाहता था कि जर्मनी को भी मैं नियंत्रण करूं और उसके लिए इसने विभिन्न देशों के साथ संधियां किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ के बाहर संधियों द्वारा सुरक्षा का प्रयास यही है कि राष्ट्र संघ के बाहर सुरक्षा संधि का प्रयास यह किस तरह से कर रहा है। यह विभिन्न देशों के साथ संधियां किया। इसमें आ जाता है पहले बेल्जियम। क्या आ जाता है भैया, तो बेल्जियम पहले आ जाता है और बेल्जियम के साथ इसने 1920 में एक संधि किया जिसके तहत इसने कहा कि हम सैनिक मदद करेंगे एक दूसरे के, किसी भी आक्रमण होता है तो मैं आपका और आप मेरा मदद करना। इस तरह से यह संधि हुआ। और फिर दूसरा संधि इसने पोलैंड के साथ किया। किसके साथ, तो पोलैंड के साथ इसने 1921 में किया। कब, 1921 में किया। इसमें भी वही सैनिक संधि ही था। और तीसरा संधि इसने चेकोस्लोवाकिया के साथ किया। तीसरा संधि किसके साथ किया, तो चेकोस्लोवाकिया के साथ 1924 में किया। कब, 1924 में चेकोस्लोवाकिया के साथ संधि किया। और फिर रोमानिया के साथ 1926 में किया। 1926 में किसके साथ किया, तो रोमानिया के साथ 1926 में भी इसने सैनिक संधि किया ताकि आपस में सहयोग बना रहे, कोई राष्ट्र हम पे आक्रमण ना करे इसलिए। फिर यूगोस्लोवाकिया के साथ 1927 में, रूस में 1932 में किया। 1932 में तटस्थता संधि की ताकि हम दोनों आपस में मित्र रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। लेकिन 1935 में इसने सैनिक संधि कर लिया क्योंकि जर्मनी के उदय के बाद, जर्मनी का उदय 1933 में हुआ था। कब हुआ था, 1933 में हुआ था। और उसके सैनिक निशस्त्रीकरण को समाप्त करने के बाद अनिवार्य सैनिक शिक्षा जब उसने लागू किया तो रूस भी भयभीत हो गया, ब्रिटेन भी भयभीत हो गया। इसलिए रूस भी 1935 में संधि कर लिया, सैनिक संधि। और देखते हैं ब्रिटेन तो भैया यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जल सेनाएं थी उसमें यह महाशक्ति था। इसके इतना बलशाली कोई नहीं था, मगर अजय था वह। जल जो सेनाएं थी उसमें यह अजय था।
मगर फिर भी इसने क्या किया कि जो जर्मनी की वायुसेना थी उससे इसे भय होने लगा। भयभीत होकर के इसने भी 1938 में फ्रांस के साथ संधि कर लिया। लेकिन यह संधि ज्यादा तक चला नहीं। हिटलर का जब उदय हुआ तो हिटलर ने अपने थोड़े से ही प्रयास से फ्रांस के जो विभिन्न राष्ट्रों के साथ संधि करके एक जाल बनाया गया था सुरक्षा का, उसे समाप्त करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। किसको? हिटलर को। हिटलर ने क्या किया कि पहले ही पोलैंड के साथ, कब? पहले पोलैंड के साथ उसकी शत्रुता थी, मगर फिर भी 10 वर्षों के लिए आक्रमण ना करने की संधि किया। न मैं आप पे आक्रमण करूंगा ना आप मुझ पे आक्रमण करना, ऐसा संधि इसने कब किया? तो 1934 में इसने पोलैंड के साथ कर लिया। फिर दूसरा संधि इसने चेकोस्लोवाकिया के साथ 1937 में कर लिया। 1937 में कर लिया। इसी प्रकार उसने रूस से भी संधि कर लिया और इस तरह से यह जो फ्रांस का सुरक्षा का जाल था यह समाप्त हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा का प्रयास। अब सबसे हारा तो यह राष्ट्र संघ के द्वारा सुरक्षा चाहने लगा। कौन? फ्रांस। और किस प्रकार से यह सुरक्षा चाहने लगा? तो किसने भैया? तो फ्रांस ने सुरक्षा के दृष्टि से विभिन्न प्रयास किए। क्या किए? विभिन्न प्रयास किए। इसमें हम लोग देखेंगे तो पारस्परिक सहयोग का सहारा लिया। क्या किया? पारस्परिक सहयोग का सहारा लिया। और इसके तहत, पारस्परिक सहयोग के तहत यदि कोई भी देश किसी पर आक्रमण नीति का प्रयोग करता है, उस पर आक्रमण करता है गुस्सा में आकर के, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी ठहराया जाएगा। यह पारस्परिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। और जो भी देश इसमें सम्मिलित थे, उन देशों पे आक्रमण करेगा, उसे 4 दिन के अंदर, कब? 4 दिन के अंदर उसे आक्रमणकारी घोषित करके, और जो इसके जो सदस्य देश थे वह उस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन यह समाप्त हो गया। ब्रिटेन और उसके उपनिवेशिक देश इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, इसलिए इसे समाप्त करना पड़ गया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं तो जनेवा प्रोटोकॉल। क्या? जनेवा प्रोटोकॉल के तहत भी इसने अपने आप को सुरक्षित करना चाहा। इसमें 2 अक्टूबर 1924 को जनेवा प्रोटोकॉल को स्वीकार कर लिया गया सभी देशों के तहत। लेकिन इसमें भी यही सब थी कि इसमें जो देश सम्मिलित थे, जनेवा प्रोटोकॉल में जो देश सम्मिलित थे, 65 देश सम्मिलित थे, 65 देश, और अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया था कि आप लोग इसमें आके सम्मिलित हो जाएंगे। मगर इसका उद्देश्य यह था कि विश्व में इसमें जो सदस्य हैं उसमें किसी भी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई होता है, तो उसे युद्ध के तहत नहीं बल्कि शांतिपूर्व प्रयास से इसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन के विरुद्ध के कारण इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसका भी खंडन हो गया। किसका? तो जनेवा प्रोटोकॉल का। अब हम लोग देख लेते हैं तो इसमें लोकार्नो संधि भी आता है। लोकार्नो संधि भी किया गया था ताकि यह सुरक्षित रह सके। और लोकार्नो संधि आगे हम लोग का चैप्टर है, तो लोकार्नो संधि को हम लोग अगले चैप्टर में देख लेंगे। इसमें बस इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो इसमें पेरिस पैक्ट का भी इसने सहारा लिया। पेरिस पैक्ट का सहारा लिया। पेरिस पैक्ट क्या कहता है कि पेरिस पैक्ट का जो पहला धारा था उसमें यह बताया गया कि युद्ध नीति समाप्त कर दी जाए। युद्ध नीति अब नहीं चलेगी। कोई भी कहीं भी रहो, आप शांति से रहो। इसका स्वागत किया गया था कि युद्ध नीति समाप्त हो जाए, हमेशा शांतिपूर्व बना रहा है। इसका दूसरा कहा गया कि इससे संबंधित किसी भी देश में विवाद होता है, जनेवा प्रोटोकॉल के तहत ही ये भी है, तो इसमें किसी भी देश में यदि कोई विवाद होता है तो उसे शांति ढंग से समझाया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इसे लागू कब किया जाएगा और इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, यह जनेवा प्रोटोकॉल में तीसरा उद्देश्य इसका रहा। अब हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में सभी देश थे वह हिटलर से
हिटलर से। और उसी समय इटली में भी मुसोलिनी का उदय हुआ था। उसी समय इटली में किसका उदय हुआ था? तो मुसोलिनी का। और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था। इसलिए जो सभी देश थे वह भयाक्रांत थे, और फ्रांस तो और अधिक भयक्रांत था, क्योंकि जर्मनी के आने के बाद ही शस्त्रीकरण चालू हो गया, शस्त्रों का निर्माण फिर पुनः चालू हो गया, और सैनिक शिक्षा अनिवार्य उसने कर दिया। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा भयभीत हुआ और अनेक देशों के साथ संधियां भी किया, मगर वह काम नहीं किया। और यह जो भी संधि हुआ वह समाप्त हो गया जब जर्मनी ने आक्रमण किया था, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ा। यह सभी कुछ समाप्त हो गए और सबको हर जाने के रूप में बहुत सारा भुगतना पड़ा, भले ही जर्मन हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में भी। तो हम लोगों का चैप्टर यह समाप्त हो गया, फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज। अब आगे हम अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।